सो गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम के कई उदाहरण हमने पिछली क्लास में देखे। सो अधिकांश कंट्रोल सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक नेचर, शरीर की अधिकांश नियंत्रण प्रणालियां जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा कार्य करती हैं, जिसे हम पहले जो है होम्योस्टैटिक सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उस समय आपको समझाया। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के रेगुलेशन में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन को बढ़ाती है। यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। सो उदाहरण के लिए आप इसमें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, बढ़ जाएगी, यानी हाई कंसंट्रेशन होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ेगी तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को ये बढ़ा देगी, और बदले में क्या होगा, वह जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेशन को कम करता है, क्योंकि जो लंग्स हैं वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को बाहर निकालते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन ऐसी घटनाओं को या ऐसी प्रतिक्रियाओं को आरंभ करती है जो कंसंट्रेशन को सामान्य की ओर कम करती है, जो इनिशियल स्टिमुलस के लिए नेगेटिव है। इसके ठीक विपरीत, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाता है तो यह जो है फिर कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया का या रिस्पॉन्स का कारण बनती है। तो यह प्रतिक्रिया जो है इनिशियल स्टिमुलस के लिए भी जो है नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक के बारे में है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है, तो हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है कि जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर का है, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जैसे ब्लड है और भी सेल के बाहर के जितने भी फ्लूइड है वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, सो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसको बाहर निकालने के लिए पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी लंग्स को जो है एक्टिवेट करेगा। और लंग्स चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे, तो जैसे ही वो बाहर फेंकना शुरू करेंगे वेंटिलेशन के थ्रू, जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा कि जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो अपने आप जैसे सांस चढ़ने लगती है या इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बॉडी खुद उसी को बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि शरीर खुद को जो है मैनेज करने की कोशिश करता है। या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सांस जब ज्यादा छोड़ेगा तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के माध्यम से बाहर निकलेगी, तो जो वैल्यू है वो डाउन चली जाएगी, जो कंसंट्रेशन है ECF में वो कम हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलेशन का काम करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा बढ़ा तो बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा और वो किसको उकसाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो लंग्स का हिस्सा है, तो वो लंग्स को जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा या ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को जैसे ही पता चलेगा कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, उसको कम कैसे करेंगे, तो वो लंग्स को एक्टिवेट करेगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, वो उसको एक्टिवेट करेगा, वेंटिलेशन होगा, आदमी लंबी लंबी सांसें जैसे बाहर छोड़ेगा लंग्स के माध्यम से तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वहां पर जाके नॉर्मल उसको कर देगा। दूसरी क्या कंडीशन बनती है कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाए, तो तब जो है फिर क्या किया जाएगा, दूसरी प्रोसेस को इसमें एक्टिवेट करके बैलेंस किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा
यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है तो यह कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फिर प्रतिक्रिया का या रिस्पॉन्स का कारण बनती है। सो यह प्रतिक्रिया भी जो है एक इनिशियल स्टिमुलेशन के लिए भी नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का एक एग्जाम्पल आपने देखा। आगे देखते हैं आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। ये यहाँ कर्सर में आप देख सकते हैं, जहां मेरा कर्सर है यहाँ पर है ये आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। सो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टेरियल प्रेशर किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो यह जो है आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हाई दबाव या हाई प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का कारण बनता है, जो कि कम दबाव को बढ़ावा देता है, या कम दबाव की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स की एक श्रृंखला का कारण बनता है जो हाई दबाव को बढ़ावा देता है। तो दोनों उदाहरणों में ये प्रभाव जो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में वो यही था। तो अगर प्रेशर कम होगा तो उसको बढ़ाया जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो उसको कम किया जाएगा। तो ये दो तरह की प्रक्रियाएं चलती। तो दोनों उदाहरणों में ये प्रभाव आरंभिक उत्तेजना यानी इनिशियल रिस्पॉन्स के संबंध में नेगेटिव है। इसलिए सामान्य तौर पर यदि कोई कारक अत्यधिक या अपर्याप्त हो जाता है तो एक नियंत्रण प्रणाली जो है या कंट्रोल सिस्टम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शुरू करती है, जिससे परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है जो कि कारक को एक निश्चित औसत मूल्य की ओर लौटाती है, इस प्रकार होमियोस्टेसिस को बनाए रखती है। अब इस लाइन को अगर आप समझें, बहुत सिंपल है कि नेगेटिव फीडबैक जैसे ही मान लो कोई भी चीज, चाहे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है या बॉडी का टेम्परेचर कम होता है या ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शुरू हो जाएगा जो कई तरह के बॉडी में परिवर्तन करेगा और तब तक परिवर्तन करता रहेगा जब तक कि वह वैल्यू नॉर्मल नहीं हो जाती। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है। ये सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है, इस तरीके से होमियोस्टेसिस यानी कि बॉडी के अंदर जो है जो स्टेट है बॉडी की केमिकल रिस्पॉन्सेस है, वो सारी चीजें जो है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में काम। ठीक। गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो इस नियंत्रण प्रणाली का क्या लाभ है? उसकी हेडिंग ये है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो इसके क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ हैं कि कंट्रोल सिस्टम द्वारा निरंतर स्थितियों को बनाए रखने की प्रभावशीलता की डिग्री नेगेटिव फीडबैक प्रतिक्रिया के लाभ से निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है? उदाहरण के लिए मान लें एक व्यक्ति में रक्त की एक बड़ी मात्रा को ट्रांसफ्यूज्ड किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड को डोनेट किया जाता है, इस तरीके से आप समझ लें कि किसी व्यक्ति के अंदर जो है रक्त की एक बड़ी मात्रा को उसके अंदर डाला जाता है, जिसका बैरो रिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था बैरो रिसेप्टर सिस्टम होते हैं आर्च ऑफ अयोर्टा के पास। तो जैसे ब्लड में वॉल्यूम बढ़ेगी तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम जो है काम नहीं कर रही है और आर्टेरियल प्रेशर जो है 100 mm पर एचजी के सामान्य स्तर से बढ़कर 175 mm पर एचजी हो जाता है। किसी व्यक्ति के अंदर उसका रक्त में किसी कारण से उसको ब्लड लॉस हुआ और उसको जो है ब्लड चढ़ाया गया, उसका उस समय दबाव था 100 mm पर एचजी। अब जबकि उसका जब उसको चढ़ाया गया ब्लड, तो अब उसका जो हो गया 175 mm पर एचजी उसका प्रेशर हो गया। फिर मान लें कि बैरो रिसेप्टर प्रणाली के काम करने पर उस समय उसका बैरो रिसेप्टर प्रणाली काम नहीं कर रही थी, तो जैसे ब्लड चढ़ाया गया तो उसका 175 mm पर एचजी हो गया, क्योंकि बैरो रिसेप्टर प्रणाली काम नहीं कर रही थी। अगर हम मान लेते हैं कि बैरो रिसेप्टर प्रणाली
काम करती है, उस समय क्या होगा? तो बैरोरिसेप्टर प्रणाली के काम करने पर उसी व्यक्ति में रक्त की सामान्य मात्रा इंजेक्ट की जाती है और इस बार दबाव केवल 25 mm पर एचजी बढ़ता है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा वो 125, क्योंकि बैरोरिसेप्टर प्रणाली काम कर रही है। वो क्या काम करेगी? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डायलेशन कर देगी आर्टरीज का, वेसल्स का, जिससे बीपी तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो जब बैरोरिसेप्टर प्रणाली काम नहीं कर रही होती है उस समय जब ब्लड चढ़ाया गया तो सीधा 100 mm पर एचजी से कहां पर पहुंचा? बीपी 175 mm पर एचजी। लेकिन जब हमारी बैरोरिसेप्टर प्रणाली काम कर रही तो उस व्यक्ति को सेम उतनी ही मात्रा इंजेक्ट की जाती है ब्लड की, लेकिन इस बार जो है दबाव केवल कितना बढ़ता है? 25। लास्ट टाइम कितना बढ़ा था? 75। तो इस प्रकार क्या होता है कि प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम जो है -50 mm पर एचजी का सुधार हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जो बढ़ा 75 बढ़ा, इस बार खाली जो है 50 mm पर एचजी को उसने और कंट्रोल कर दिया, तो वो बचा कितना? 25 mm पर एचजी करके उसने 125 उसको कर देता। तो जो कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया कि -50 जो है 50 का उसने सुधार किया, यानी कि 175 mm पर एचजी से 125 mm पर एचजी तक उसने मेंटेन। और दबाव में कितनी वृद्धि हुई? सिर्फ 25 mm पर एचजी की वृद्धि हुई, जिसे यहाँ पर त्रुटि कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कंट्रोल सिस्टम प्रणाली जो है परिवर्तन को रोकने में 100% तो प्रभावी नहीं है। तो इस तरह से उसका यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है कि लाभ इज इक्वल टू सुधार या त्रुटि, इस प्रकार है। तो गेन इज इक्वल टू करेक्शन एरर। ठीक है, यहाँ तो इसी में आगे है, कुछ और डिटेल है। सो इसीलिए जो है आर्टेरियल प्रेशर के नियंत्रण के लिए व्यक्ति के बैरोरिसेप्टर सिस्टम का लाभ -50 को +25 से विभाजित किया जाता है, या इसका इस अगर डिवाइड करेंगे तो -2 आता है। सो यानी कि आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाने या घटाने वाली गड़बड़ी केवल 1/3 होती है, जो इस कंट्रोल सिस्टम के ना होने पर होती है। कुछ अन्य शारीरिक कंट्रोल प्रणालियों के लाभ बैरोरिसेप्टर सिस्टम की तुलना में बहुत अधिक है। और भी कई तरह के कंट्रोल सिस्टम हैं जो बैरोरिसेप्टर की तुलना में जो है ज्यादा प्रभावकारी है। सो बीपी को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो है बैरोरिसेप्टर सिस्टम। इसमें जो है गड़बड़ी केवल 1/3 होने की संभावना होती है, अन्यथा ये जो है ठीक काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रणाली ना हो तो ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ अन्य शारीरिक नियंत्रण प्रणालियों के लाभ बैरोरिसेप्टर सिस्टम की तुलना में बहुत अधिक। उदाहरण के लिए एक दूसरे हम जो है सिस्टम को समझते हैं, कंट्रोल सिस्टम। तो जब कोई व्यक्ति मध्यम ठंडे मौसम के संपर्क में आता है तो आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्रणाली का लाभ लगभग -33 होता है। इसीलिए कोई यह देख सकता है कि तापमान नियंत्रण प्रणाली बैरोरिसेप्टर दबाव नियंत्रण प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी। तो ये इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंतर्गत ये सारी प्रोसेस होती है। थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल बाद में देखेंगे। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव चीजें देख ली आपने। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है, बॉडी के अंदर कोई चीज कम हुई तो बॉडी जो है उसको अपने ब्रेन को, कंट्रोल सिस्टम को भेजती है, वहां जाके जैसी जरूरत पड़ती है उसको, अगर कम है तो बढ़ाया जाता है, अगर ज्यादा है तो कम किया जाता है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। तो दो तरीके के सिस्टम हुए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम।
सो अभी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देखें। सो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कभी कभी दुष्चक्र और मृत्यु का कारण बन सकती है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो कोई ये सवाल पूछ सकता है कि शरीर की अधिकांश कंट्रोल सिस्टम जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बजाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा क्यों संचालित होते हैं। ये मन में सवाल होता है। तो क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रोल सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की ओर बहुत कम ऐसे सिस्टम है जो उसमें चलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब, यदि कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया की या सकारात्मक प्रोसेस की प्रकृति पर विचार करता है तो वह तुरंत देख सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक स्थिरता की ओर नहीं बल्कि अस्थिरता की ओर ले जाती है और कुछ मामलों में ये मृत्यु का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं। यहाँ एक पिक्चर आपके सामने, ये ग्राफ है, ग्राफ को देख सकते हैं। ये देखिए, तो सो डायग्राम 1-3 में हम देखेंगे, इसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो डायग्राम 1-3 एक उदाहरण दिखाता है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक से मृत्यु हो सकती है। उसमें आप देखिए एक नीचे की तरफ ग्राफ गया है। सो यह चित्र जो है हृदय की पंपिंग प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है प्रति मिनट 5 लीटर रक्त पंप करता है। यदि व्यक्ति का अचानक 2 लीटर रक्त बह जाता है तो शरीर में रक्त की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हृदय को प्रभावी ढंग से पंप करने के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध नहीं होता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर गिर जाएगा और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर जो है फिर क्या होगा। सो आर्टेरियल प्रेशर गिरेगा परिणाम स्वरूप, और कोरोनरी वाहिकाओं के माध्यम से या वेसल्स के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो है या कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ट को काम करने के लिए रक्त देती है। हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो 5 लीटर ब्लड को हृदय हर मिनट पंप कर रहा है, अचानक से 2 लीटर ब्लड बह जाता है, बचा 3 लीटर। अब 3 लीटर ब्लड में जैसे ही कम हो गई ब्लड वॉल्यूम, बीपी तुरंत से फॉल डाउन होगा और नीचे चला जाएगा। ठीक, उस समय एक और कंडीशन होगी कि जो ब्लड हार्ट को काम करने के लिए कोरोनरी वाहिकाओं के माध्यम से या वेसल्स के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह जो है फिर कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हृदय कमजोर हो जाता है और पंपिंग और भी कम हो जाती है। ठीक, सो कोरोनरी रक्त प्रवाह में और भी कमी आती है और हृदय और भी कमजोर हो जाता है। तो यह चक्र मृत्यु होने तक बार बार दोहराया जाता है। फिर से समझिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझेंगे तो इजी हो जाएगा। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, या सिर्फ अनीता जी को ही नहीं आ रही है? क्या सबको आ रही है मेरी आवाज? ओके, सो मैडम आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए तो शायद आपको आवाज आ जाएगी। मैं कंटिन्यू करता हूँ तो। अभी हैंड रेज ना करें, बाद में हम जो है क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए।
पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक उदाहरण है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम शरीर में कुछ सिस्टम को ही कंट्रोल करता है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल सिस्टम को जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलाता है या बॉडी को मेंटेन। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे अस्थिरता को बढ़ाता है और कैसे मृत्यु का कारण बन सकता है। तो हमने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। अचानक उसका एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है जिससे उसका 2 लीटर रक्त बह जाता है। 2 लीटर रक्त बह जाने से शरीर में बचेगा 3 लीटर। अचानक से ब्लड वॉल्यूम कम होगी और बीपी हो जाएगा डाउन। जब बीपी डाउन हो जाएगा तो हार्ट, एक तो बीपी हो गया डाउन, दूसरा हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी है, वो जो है उसको भी पर्याप्त रक्त, हार्ट को जो काम करने के लिए रक्त है वो उसको भी पर्याप्त रक्त नहीं मिलेगा। तो होगा क्या, ब्लड वॉल्यूम होगी डाउन और हार्ट के मसल्स भी जो है प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये चक्र चलता जाएगा और ये चक्र तब तक चलता जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक उदाहरण है। बाकी और इसके अच्छे भी हैं जो हम देखेंगे, और क्या क्या उदाहरण है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के जो बहुत जरूरी भी हैं। ठीक, तो ध्यान दें कि प्रतिक्रिया से ध्यान दें कि प्रतिक्रिया में प्रत्येक चक्र के परिणाम स्वरूप हृदय और भी कमजोर होता है। क्योंकि देखिए, एक तो ब्लड हो गई वॉल्यूम कम, तो उसको जो है प्रॉब्लम होगी हार्ट को, ऊपर से उसको काम करने को रक्त नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो वो हर चक्कर के बाद कमजोर होता चला जाएगा। तो दूसरे शब्दों में जो इनिशियल रिस्पॉन्स मिला या उत्तेजना मिली उसको, आरंभिक उत्तेजना उसी तरह की है और उसी तरह की और अधिक उत्तेजना पैदा करती है जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तो पॉजिटिव फीडबैक को दुष्चक्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन शरीर के नकारात्मक फीडबैक सिस्टम जो है नियंत्रण तंत्र द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया की, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक की एक हल्की डिग्री को दूर किया जा सकता है और दुष्चक्र विकसित नहीं होता है। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के कारण जो दुष्चक्र चालू हो जाता है जिसमें हृदय और कमजोर होता चला जाता है, एक तो ब्लड वॉल्यूम कम, ऊपर से हृदय को भी जो है रक्त नहीं मिलता, तो ये जितने भी साइकिल ये दोहराएगा तो उस हिसाब से ये और कमजोर होता चला जाएगा। तो जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वह कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से इस प्रोसेस को रोकता है या इस प्रोसेस को ठीक करने में हेल्प करता है। जिससे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, जो ब्लड लॉस हो गया, तो उस समय आपने पढ़ा होगा, चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन किया जाता है, उसका नाम लिखिए चैट में। जिससे इमरजेंसी में ब्लड लॉस होने पर बॉडी कौन सा मैकेनिज्म शुरू करती है जिससे कि ब्लड वॉल्यूम, तो ठीक है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, बट ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाता है? आप चैट में लिखें, किसी को मालूम है तो बताइए, फिर मैं नहीं तो आपको बताऊँ। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यहाँ पर रोल है। चलिए, किसी का जवाब नहीं आया है। आपने सुना होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, किस किसने सुना है? जिसने सुना है वह यस लिख दीजिए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है। सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के माध्यम से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, एंजियोटेंसिन नंबर 2 का फॉर्म, उसके माध्यम से जो है ब्लड वेसल को तुरंत सिकोड़ा जाता है और बीपी को जो है नॉर्मल कर दिया जाता है। ये इमरजेंसी प्रोसेस में, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के माध्यम से ये होती है। चलिए आगे देखते हैं।
कोई भी अभी हैंड रेज नहीं करेंगे, बाद में जब कभी होगा ना तो हम जो है सवाल लेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा, तो इससे क्या है, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के कारण एक जो दुष्चक्र चालू हो जाता है उसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा ठीक किया जाता है या उसको मेंटेन कर दिया जाता है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो हमने पहले उदाहरण में देखा था कि व्यक्ति को 2 लीटर की बजाय 1 लीटर खून बहाया गया था तो क्या होता। उदाहरण में व्यक्ति को 2 लीटर की बजाय केवल 1 लीटर खून बहाया गया था, तो हृदय उत्पादन और आर्टेरियल प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सामान्य नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को संतुलित कर देगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा डायग्राम 1-3 के माध्यम से। इसमें आप देखिए, एक चक्र जो है नीचे की तरफ जाता है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ देखिए। तो यहाँ जब 2 लीटर का ब्लड लॉस हुआ तो ये प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में चली जाती है और ये जो है यहाँ पर आगे डेथ जो है उसका कारण बनती है। अगर 2 लीटर की जगह 1 लीटर ब्लड लॉस होता है तो बॉडी जो है उसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के माध्यम से रिटर्न टू नॉर्मल कर देती है। ठीक, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है और अगर यहाँ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा तो धीरे धीरे जो है मृत्यु की ओर लेके चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कुछ मामलों में शरीर अपने लाभ के लिए पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग भी करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। एक तरफ जो है ये मृत्यु का कारण भी बनता है, दूसरी तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसके भी हम उदाहरण कुछ यहाँ देखते हैं। सो कुछ मामलों में शरीर अपने लाभ के लिए पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करता है, जैसे रक्त का थक्का बनना एक पॉजिटिव फीडबैक के मूल्यवान उपयोग का एक उदाहरण है। जब कोई ब्लड वेसल फट जाती है और थक्का बनना शुरू होता है तो थक्के के भीतर ही कई एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जिन्हें थक्का बनाने वाले कारक कहा जाता है। इनमें से कुछ एंजाइम तत्काल समीपस्थ रक्त के यानी कि नजदीकी रक्त के अन्य निष्क्रिय एंजाइमों पर कार्य करते हैं, जिससे रक्त का थक्का जो है जमने लगता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि ब्लड वेसल में छेद बंद नहीं हो और जो है ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। ठीक, तो इस तरीके से यह जो है काम करता है। तो कई बार यह तंत्र जो है नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होगा, तो अवांछित थक्कों के निर्माण का कारण बनता है या अवांछित ब्लड क्लॉट के निर्माण का कारण बनता है। तो वास्तव में यह वही है जो सबसे तीव्र दिल के दौरे की शुरुआत करता है, जो कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोटिक यहाँ पर प्लेक, जो प्लेक जम जाता है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। प्लेक मतलब कोलेस्ट्रॉल का जमावट के कारण एक रुकावट आ जाती है, एक थक्का बन जाता है, उसको प्लेक कहा जाता है। जब जो कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टरीज की या धमनियों की दीवारों में जमा हो जाता है तो वहां एक प्लेक का निर्माण होता है। प्लेक क्या है, एक तरह की रुकावट पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल था। तो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोटिक प्लेक की अंदरूनी सतह पर शुरू होने वाले थक्के के कारण होता है और फिर ये तब तक बढ़ता चला जाता है जब तक कि वह पूरे रास्ते को बंद नहीं कर देता। ये एक पॉजिटिव सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण,
दूसरा उदाहरण है कि जब डिलीवरी हो रही होती है, तो प्रसव का एक और उदाहरण है जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन इतने मजबूत हो जाते हैं कि बच्चे का सिर सर्विक्स से बाहर निकलने लगता है, जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो है यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बच्चे को आगे की ओर धकेलेंगे, सर्विक्स की ओर। सो बच्चे का सिर गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से बाहर निकलने लगता है। तो सर्विक्स का खिंचाव गर्भाशय की मांसपेशियों के माध्यम से गर्भाशय के शरीर में वापस संकेत भेजता है, फिर से जो है सिग्नल भेजता है, जिससे और अधिक जो है शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन तब तक चलता रहेगा, पहले गर्भाशय ने अपने मसल कंट्रोल वो किए, कॉन्ट्रैक्शन किए, वो सर्विक्स तक गए, सर्विक्स से सर थोड़ा बाहर निकला, फिर सर्विक्स ने फिर दोबारा सिग्नल जनरेट किया, गर्भाशय फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये तब तक चलता जाएगा और बढ़ते जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता है। ठीक, तो यह प्रक्रिया काफी शक्तिशाली हो जाती है तो बच्चा पैदा होता है। अगर ये प्रक्रिया ना हो तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, फिर उसको जो है सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से कराया जाता है। तो अगर किसी को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, उसको स्टिमुलेशन देने वाले जो हार्मोन्स हैं या केमिकल है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे। वो नहीं बनेंगे तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वहां काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो पेन्स नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे और बच्चा पैदा नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो। तो उसके लिए फिर आजकल जो है डिलीवरी सिजेरियन कर दी जाती है ऑपरेशन से। ठीक, ये होता है। तो यदि यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन आमतौर पर समाप्त हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बीतने के बाद वे शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब 9वां महीना चल रहा होता है तो उसमें फॉल्स पेन आते हैं। ये फॉल्स पेन उसी तरह के, हाँ, डिलीवरी के समय 30 मेडुला दे सकते हैं, तो सवाल ठीक है, ये बताया गया आपको, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। सो जब 9वां महीना हो रहा होता है गर्भावस्था का, तो उस दौरान कभी कभी फॉल्स पेन आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन हुए खत्म हो जाए। तो जब तक ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता नहीं चला जाएगा, बढ़ाता, तब तक वो जो है डिलीवरी नहीं। तो उसका काम ही है, यहाँ के मसल सिकुड़ेंगे, फिर सर्विक्स के मसल पे इफेक्ट आएगा, वो सिग्नल फिर रीसिग्नल इसको देगा। तो इस तरीके से ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या, कोई भी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता चला जाएगा, उसको कमाएगा नहीं, वो कम नहीं करेगा, वो सीधा बढ़ाते चला जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दोनों तरह से काम करता है, अगर बढ़ गया है तो कम कर देगा, कम हो गया है तो बढ़ा देगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। चलिए अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का या कंट्रोल सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण उपयोग नर्व सिग्नल की उत्पत्ति के लिए है। यानी जब नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन एक्टिवेट होती है या उत्तेजित होती है तो यह नर्व मेम्ब्रेन में सोडियम चैनलों के माध्यम से फाइबर के अंदरूनी हिस्से में सोडियम आयनों के स्लाइट लीकेज का कारण बनती है और फाइबर में प्रवेश करने वाले सोडियम आयन तब मेम्ब्रेन क्षमता को बदलते हैं, जो बदले में चैनलों के अधिक खुलने, क्षमता में अधिक परिवर्तन और चैनलों के और अधिक खुलने आदि का कारण बनता है। सो इस प्रकार एक मामूली रिसाव नर्व फाइबर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने वाले सोडियम का विस्फोट बन जाता है, यानी कि सोडियम को रिलीज करने के लिए। ये हम आगे आएगा जब नर्वस सिस्टम आएगा तो उस समय सोडियम पोटेशियम चैनल की बात होगी, तो उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है और किस तरीके से कार्य करता है। अभी सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इसको ध्यान में रखें। तो एक छोटा सा सोडियम का रिसाव जब होता है, किसी तरह नर्व सिग्नल मिलता है। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक उदाहरण है कि जब किसी नर्व को नर्व सिग्नल मिलता है और वो कहाँ जाता है, नर्व फाइबर को,
तो नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो झिल्ली हो जाती है एक्टिवेट या उत्तेजित। तो फिर क्या होगा, यह नर्व जो मेम्ब्रेन है नर्व फाइबर के ऊपर की, नर्व मेम्ब्रेन में सोडियम चैनलों के माध्यम से फाइबर के, नर्व फाइबर के अंदरूनी हिस्से में सोडियम आयंस की एक थोड़ी सी लीकेज होती है। थोड़े से सोडियम आयन, जो आप सोडियम लेते हैं वही है, ये आयंस है ये, ठीक है। तो स्लाइट लीकेज होता है, जो जो जैसे ही उसको स्टिमुलेशन मिला स्लाइट लीकेज होगा, और फाइबर में प्रवेश करने वाले सोडियम आयन तब झिल्ली की क्षमता को बदलते हैं, जो बदले में चैनलों के अधिक खुलने और क्षमता में अधिक परिवर्तन, चैनलों के और अधिक खुलने आदि का कारण बनता है। यानी कि थोड़ा सा सोडियम का लीकेज हुआ अंदर, वो और लीकेज को बढ़ाएगा, फिर वो और लीकेज, इस तरह से जो है आपके सिग्नल्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। यानी आप एक चीज देखिए कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किसी भी चीज की प्रतिक्रिया को तब तक बढ़ाते चला जाएगा जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाता वो सिस्टम में। और कभी कभी ये बहुत अपने जब कंट्रोल सिस्टम से बाहर हो जाता है तो फिर ये जो है मौत का कारण बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक मामूली रिसाव नर्व फाइबर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने वाले सोडियम का विस्फोट बन जाता है, जो कि नर्व क्रिया क्षमता बनाता है। यह क्रिया क्षमता बदले में फाइबर के बाहर और अंदर दोनों तरफ विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है प्रवाहित करती है और अतिरिक्त क्रिया क्षमता शुरू करती है। यह प्रक्रिया तब तक बार बार जारी रहती है जब तक कि जो नर्व सिग्नल है फाइबर के अंत तक नहीं पहुंच जाता। तो प्रत्येक मामलों में जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया उपयोगी होती है या पॉजिटिव फीडबैक उपयोगी होती है, पॉजिटिव फीडबैक स्वयं एक समग्र नकारात्मक या इसको बोलेंगे कंप्लीट नेगेटिव फीडबैक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो उदाहरण के लिए हमने रक्त के थक्के के मामले में पॉजिटिव फीडबैक थक्के की प्रक्रिया सामान्य रक्त मात्रा के रखरखाव के लिए एक नकारात्मक प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन जैसा आपको महसूस होगा। तो ये क्या है, ये चीज बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वह जो है नकारात्मक, जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसी का एक पार्ट भी है। ठीक है, वो कैसे है कि अगर कहीं पे कोई ब्लड वेसल्स कट जाती है तो ब्लड लॉस होगा, तो वहां पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के माध्यम से क्या प्रोसेस शुरू होगी, वहां पर क्लॉट बनानी। तो वो जो क्लॉट बनाने की प्रोसेस है वो तब तक बनेगी जब तक कि वहां पर क्लॉट नहीं बन जाता। जैसे ही वहां रक्त रुकेगा तो क्या होगा, जो ब्लड एक्स्ट्रा जो कम बाहर जा रहा था वो रुक जाएगा। तो इसके माध्यम से जो है हैवी ब्लड लॉस को जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंतर्गत क्या तो रोका जाएगा। अगर ब्लड लॉस हो गया तो कम किया जाए, जो कम हो गया तो उसको बराबर मात्रा में लाया जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर ही पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आता है। ठीक, ये इसका कहने का मतलब है कि यह भी एक जो है नेगेटिव फीडबैक प्रक्रिया है। तो इसके अलावा जो हमने देखा नर्व सिग्नलों का कारण बनने वाली पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है नर्व्स को हजारों नेगेटिव फीडबैक नर्व कंट्रोल सेंट्रल ये अपना नर्व कंट्रोल फीडबैक प्रणालियों में भाग लेने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर नर्व सिग्नल का हमने देखा कि वो किस तरीके से एक सोडियम के रिसाव से आगे और सोडियम के रिसाव होंगे, वो आगे और प्रक्रिया चलेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है नर्व फाइबर के अंदर ये तब तक चलेगी जब तक कि वो अपने एंड तक नहीं पहुंचा। ये भी जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की प्रोसेस के अंदर ही ये काम कर लेता है। अगला है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडेप्टिव कंट्रोल, मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एडेप्टिव कंट्रोल। इसमें क्या है, सो इस चैप्टर के में बाद में जब हम नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि इस प्रणाली में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़े कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। कुछ सरल फीडबैक प्रणालियां हैं
जो पहले से चर्चा की गई प्रणालियों के समान ही है, कई नहीं है, कई एक जैसी है। उदाहरण के लिए शरीर की कुछ हरकतें इतनी तेजी से होती हैं कि नर्व सिग्नलों को शरीर के पेरिफेरल पार्ट्स मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। पेरिफेरल पार्ट्स जैसे यहाँ पर जो नर्व आएंगी हाथों में या जहां भी एंडिंग्स होती है वहां पे पैरों के पंजों की तरफ, तो शरीर से जो दूर जो नर्व्स जाती हैं वो पेरिफेरल नर्व कहलाती है। सो अगर कहीं लिखा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब आप उसी से समझेंगे कि उनको जो है पैरों में या हाथों में किसी तरह की नमनेस है या कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, सेंसरी लॉस है, कुछ इस तरीके से आप समझें। जहां भी पेरिफेरल की बात हो रही हो शरीर से दूर के नर्व फाइबर की बात वहां पर करते हैं। फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा एक्सोनल न्यूरोपैथी, तो जो सेल का एक्सोन वाला पार्ट है उसमें किसी तरह के डैमेज होते हैं तो उनको एक्सोनल न्यूरोपैथी कहा जाता है। हमने देखा इसमें कि उदाहरण के लिए शरीर की कुछ हरकतें इतनी तेजी से होती हैं कि नर्व सिग्नल को शरीर के पेरिफेरल पार्ट से मस्तिष्क तक जाने और फिर वापस पेरिफेरल में जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है ताकि गति को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए मस्तिष्क आवश्यक मसल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम नामक सिद्धांत का उपयोग करता है। ये एक नया चीज है जो आगे इसको देखेंगे। तो यानी कि गतिशील भागों से सेंसरी नर्व सिग्नल मस्तिष्क को बताते हैं कि क्या मूवमेंट सही ढंग से किया गया है। यदि नहीं तो मस्तिष्क फीड फॉरवर्ड संकेतों को सही करता है जो अगली बार मूवमेंट की आवश्यकता होने पर मांसपेशियों को भेजता है। फिर यदि अभी भी सुधार आवश्यक है तो इसे बाद की गतिविधियों के लिए फिर से किया जाएगा। इसे एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बैट को कैसे पकड़ना है, किस डायरेक्शन में, एक एक दिन में तो नहीं आता है, तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो एडेप्टिव हो जाते हैं, मसल उस तरीके से टोन हो जाता है। तो ये एक उसका उदाहरण। ठीक, एडेप्टिव कंट्रोल एक अर्थ में डिलेड नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स है। इस प्रकार कोई देख सकता है कि शरीर की फीडबैक कंट्रोल प्रणाली कितनी जटिल हो सकती है। एक व्यक्ति का जीवन उन सभी पर निर्भर करता है, इसलिए इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा इन जीवन देने वाले कंट्रोल सिस्टम पर या तंत्रों पर चर्चा करने के लिए समर्पित था या है। ठीक, अब सारांश क्या है इसका, इस चैप्टर का जो है सारांश देख लीजिए, यानी कि कंक्लूजन क्या है, क्या निकला इसका पढ़ने का। वो कंक्लूजन पढ़ने के बाद फिर ये चैप्टर यहाँ पर समरी। तो समरी ये कहती है कि शरीर की ऑटोमेटिसिटी यानी स्वचालितता इस अध्याय का उद्देश्य था। सबसे पहले शरीर के समग्र संगठन और दूसरे शरीर के विभिन्न अंगों के सामंजस्य में काम करने के तरीके को इंगित करना। संक्षेप में देखा जाए तो शरीर वास्तव में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाओं का एक सामाजिक क्रम है जो विभिन्न कार्यात्मक संरचनाओं में व्यवस्थित है, जिनमें से कुछ को अंग कहा जाता है। प्रत्येक कार्यात्मक संरचना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होमियोस्टेटिक स्थितियों के रखरखाव में अपना योगदान देती है, जिसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। जब तक इस इंटरनल एनवायरनमेंट में सामान्य स्थितियां बनी रहती हैं तब तक शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं और ठीक से काम करती हैं। तो प्रत्येक कोशिका होमियोस्टेसिस से लाभान्वित होती है और बदले में प्रत्येक कोशिका होमियोस्टेसिस के रखरखाव में अपना योगदान। यह पारस्परिक अंतरक्रिया शरीर को तब तक निरंतर ऑटोमेटिसिटी या स्वचालितता प्रदान करती है जब तक कि एक या अधिक कार्यात्मक प्रणालियां अपने कार्य में योगदान देने की क्षमता खो नहीं देती। जब ऐसा होता है तो शरीर की सभी कोशिकाएं पीड़ित होती हैं, अत्यधिक शिथिलता से मृत्यु होती है और मध्यम शिथिलता से बीमारी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल सिस्टम
इसका चैप्टर जो है खत्म होता है।